जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनके श्वसन अंग के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है मनुष्य के श्वसन अंग के बारे में, फेफड़ा के बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पर यह स्ट्रक्चर बना हुआ है, मानव श्वसन तंत्र का यह स्ट्रक्चर है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मानव श्वसन तंत्र का जो शुरुआत होता है वो नासिका छिद्र से होता है, नोस्ट्रिल से होता है। नोस्ट्रिल होता क्या है, तो मनुष्य में जो ऊपरी होठ होता है, ऊपरी होठ के ऊपर यहाँ पर दो जो छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई देते हैं, ये छिद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं। ये है नासिका छिद्र। नासिका छिद्र, नासिका छिद्र के अगर ठीक पीछे चलें तो नासिका छिद्र के ठीक पीछे वाला जो स्पेस होता है वो दो स्पेस होता है, बीच में हड्डी जिसको नेजल सेप्टम कहते हैं, उसके द्वारा वो दो भागों में बटा होता है। और उस भाग को नासिका छिद्र के ठीक पीछे वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है नासिका वेश्म। नासिका वेश्म कहा जाता है। ओपनिंग को हम लोग नासिका छिद्र कह रहे हैं। और ओपनिंग के ठीक पीछे वाला जो भाग होता है जहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार से हेयर सेल, बाल मौजूद होता है और साथ ही साथ म्यूकस स्रावित होते रहते हैं। तो इनका काम क्या है, ये श्वास द्वारा जो वायु अंदर जाता है उसको फिल्टर करते हैं। उनमें से जो गंदगी होता है उसको साफ करने का काम कौन करता है, यहाँ पर नासिका वेश्म में मौजूद जो छोटे छोटे हेयर सेल होते हैं वो करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये नासिका वेश्म जो होता है वो पीछे की ओर कहाँ पर खुलता है, इसको बोले थे हम लोग ग्रसनी। ग्रसनी में आकर के खुलता है। और ग्रसनी से आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होता है, एक तो ग्रास नली में खुल जाता है और दूसरा ओपनिंग जो होता है वो आगे की ओर किस में खुलता है, श्वास नली में। और श्वास नली में जिस छिद्र के द्वारा खुलता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक पेशीय संरचना था, उसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते थे। जो श्वास नली में यहाँ पर इस तरह से पेशीय संरचना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। और ये एपिग्लोटिस जो होता है वो भोजन के कण या जल के कण को श्वास नली में जाने से क्या करता है, रोकता है। तो ये जो ग्रसनी है वो नीचे श्वास नली में खुलता है। और ये जो श्वास नली है इसमें जो ऊपर की ओर यहाँ पर आपको बॉक्सनुमा उपास्थि का बना हुआ है, जो बक्सेनुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इस बक्सेनुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स बोलते हैं। लैरिंक्स जो होता है इसी को स्वर यंत्र भी कहा जाता है। और यहीं से क्या होता है, आवाज निकलता है। तो ये लैरिंक्स होता है हमारे श्वास नली में मौजूद होता है, ये वाला भाग। इसके बाद जो है पूरा का पूरा भाग ये श्वास नली है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये श्वास नली। श्वास नली, श्वास नली क्या होता है, ग्रसनी से निकलने के बाद एक लंबी नलिका का रचना होता है जो वक्ष गुहा के यहाँ पर आने के बाद वो क्या होता है, दाएं और बाएं दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर श्वास नली है, इस श्वास नली में हवा का आदान प्रदान हो रहा है। सांस ले रहे हैं तो हवा अंदर की ओर जा रहा है और जब सांस छोड़ते हैं तो हवा बाहर की ओर निकलता है। तो उस दौरान ये जो श्वास नली है इसको सिकुड़ने से बचाने के लिए इसमें क्या होते हैं, कई इस प्रकार से छोटे छोटे उपास्थि के बने हुए अपूर्ण वलय होते हैं। अपूर्ण वलय कहने का मतलब है कि ये तीन तरफ से होते हैं। आगे से इस तरह से होगा, ये आगे पीछे से, आगे से और बगल से होगा, पीछे से ये वलय मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पर ये अपूर्ण वलय हैं। और इन अपूर्ण वलय का काम क्या होता है, ये हमारे श्वास नली को श्वसन के दौरान, गैसियस एक्सचेंज के दौरान सिकुड़ने से क्या करते हैं, बचाते हैं। इसको बोल सकते हैं ये क्या है, उपास्थि या अपूर्ण उपास्थि वलय। अपूर्ण उपास्थि वलय है जो हमारे श्वास नली को श्वसन के दौरान, गैसियस एक्सचेंज के दौरान सिकुड़ने से क्या करता है, बचाता है। अब देखिए ये जो श्वास नली है वो नीचे की ओर आकर के दाएं और बाएं दो भागों में विभाजित हो रहा है। और ये जब विभाजित होता है तो इससे जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं श्वसनी। श्वसनी बोलते हैं। ये श्वास नली जो है वो नीचे की ओर आकर के दाएं और बाएं श्वसनी में विभाजित हो जाता है। श्वसनी में विभाजित होने के बाद ये अब अपूर्ण वलय जो है वो सिर्फ यही नहीं होते हैं, ये श्वसनी में भी क्या होते हैं, अपूर्ण वलय इस प्रकार से मौजूद होते हैं। इसके बाद आता है
कि अभी जो श्वसनी है वो अपने अपने तरफ के फेफड़ा में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद पुनः कई भागों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ठीक है, देखिए ये पुनः भागों में विभाजित हुआ है। इसके बाद आता है, तो ये जो श्वसनी के विभाजन से बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे श्वसनिका, श्वसनिका बोलते हैं। और श्वसनिका जो है वो पुनः विभाजित हो रहा है, और श्वसनिका के विभाजन से बनने वाला जो पतली नलिका होता है उसको बोलते हैं श्वसनिकाएं। और ये जो श्वसनिकाएं होते हैं इनके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे थैलीनुमा रचना, और ये जो छोटे छोटे थैलीनुमा रचना होते हैं इन छोटे छोटे थैलीनुमा रचना को बुलाता है वायु कूपिका। वायु कूपिका कहते हैं, वायु कोष्ठ भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में इनको एल्वियोलाई कहा जाता है, एल्वियोलाई। तो जब हम लोग सांस लेते हैं हवा अंदर प्रवेश करता है तो नासिका छिद्र से शरीर में प्रवेश करेगा। नासिका छिद्र से वो हवा जो है वो नासिका वेशम में जाता है। नासिका वेशम में कई छोटे छोटे हेयर सेल होते हैं, और वो हेयर सेल का काम क्या होता है, जो सांस वायु जो हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं उसमें मौजूद जो धूल कण होते हैं, गंदगी होते हैं, उनको फिल्टर करने का जो काम करेगा वो नासिका वेशम में मौजूद हेयर सेल करता है। नासिका वेशम से जो वायु होता है वो ग्रसनी में प्रवेश करता है, और ग्रसनी से वो कहाँ पर आता है, नीचे श्वास नली में। श्वास नली जो होता है, श्वास नली के ऊपरी भाग में एक उपास्थि का बना हुआ बक्सेनुमा रचना है, और इस उपास्थि के बने हुए बक्सेनुमा रचना को हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। और ये लैरिंग जो होता है यहीं से ध्वनि उत्पन्न होता है, इसलिए इसको स्वर यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। लैरिंग जो है वो नीचे की ओर पुनः किसमें कंटिन्यू होता है, श्वास नली में। अब ये जो श्वास नली है इसमें आपको कई छोटे छोटे अपूर्ण वलय उपास्थि के बने हुए, उपास्थि कार्टिलेज जैसे ये कान जो बना हुआ है एक्सटर्नल ईयर, ये उपास्थि का बना हुआ होता है, सॉफ्ट बोन हम लोग बोल सकते हैं इसको। ये उपास्थि का बना हुआ अपूर्ण वलय होता है। अपूर्ण वलय इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 साइड से होते हैं, पीछे से ये नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको अपूर्ण वलय ये पूरे श्वास नली में और श्वसनी में मौजूद होता है। इनका काम क्या होता है कि श्वसन के दौरान ये श्वास नली को सिकुड़ने से क्या करते हैं, बचाते हैं। इसके बाद ये जो श्वसनी श्वास नली है वो 2 भागों में डिवाइड करता है, श्वसनी में और श्वसनी पुनः जब फेफड़ा में अपने अपने ओर की ओर फेफड़ा में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो अंदर प्रवेश करने के बाद ये जो श्वसनी होते हैं ये पुनः कई भागों में विभाजित होते हैं। जो पहला इनका विभाजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका पुनः और पतले पतले नलिका में विभाजित होंगे तो उसको बोलते हैं श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाएं के अंतिम सिरे पर क्या होता है, छोटे छोटे थैलीनुमा रचना होता है, और वो जो छोटे छोटे थैलीनुमा रचना होता है तो वायु, उसको हम लोग बोलते हैं वायु कूपिका या एल्वियोलाई बोलते हैं। इसके बाद आता है कि ये फेफड़ा है, और फेफड़ा जो होता है वो चारों ओर से, ये चारों ओर से एक दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है, और ये दोहरी झिल्ली जो हम लोगों के फेफड़ा को चारों ओर से घेरने का काम कर रहा है, इस दोहरी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं प्लूरल झिल्ली बोलते हैं। अभी लिखते हैं इसको, ये जो झिल्ली है ये फेफड़ा को चारों ओर से घिरे रहता है, और वो झिल्ली जो फेफड़ा को चारों ओर से घिरे रह रहा है इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं प्लूरल, आधा प है, प्लूरल झिल्ली, प्लूरल झिल्ली कहते हैं। अब ये प्लूरल झिल्ली का काम क्या होता है, तो इस प्लूरल झिल्ली यहाँ इस जो खाली कैविटी बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है फेफड़ा और प्लूरल झिल्ली के बीच में, इसको प्लूरल गुहा या प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इस प्लूरल कैविटी में क्या होता है, एक प्रकार का द्रव भरा हुआ होता है, और इस द्रव का नाम है प्लूरल द्रव, प्लूरल द्रव। इसका काम क्या है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो उस समय फेफड़ा फैलते और सिकुड़ते रहता है, तो उस घर्षण को कम करेगा। फैलने और सिकुड़ने से जो घर्षण उत्पन्न होता है उस घर्षण को कम करने का काम कौन करता है, प्लूरल द्रव। ठीक, और दूसरा काम होता है इसका, किसी भी प्रकार के चोट से, बाह्य चोट जब लगता है तो उस चोट से आपके फेफड़ा को सुरक्षित रखने का जो काम करता है वो भी कौन करता है, प्लूरल द्रव करता है। अब हम लोग का ये जो फेफड़ा होता है ये वक्ष गुहा में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इसको यहाँ पर पोर्शन देखें, ये चारों ओर से पसलियों से घिरा हुआ होता है, पसलियों से। तो यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से चारों ओर से किससे घिरा हुआ होता है, पसलियों से घिरा हुआ होता है, पसलियों से। और साथ ही साथ अगर नीचे से देखें तो नीचे से ये किसके द्वारा घिरा होता है, तो ये जो है ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम। ये आगे से, बगल से और पीछे से ये पसलियों से घिरा हुआ है, और नीचे से इसको घेरने का जो काम करता है वो कौन करता है, डायफ्राम करता है। तो ये डायग्राम है।
तो डायग्राम बनाना है, लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं इधर पॉइंट। तो देखिए, अगर बात करें मानव श्वसन अंग का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? नासिका छिद्र से। तो सबसे पहले लिखते हैं मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत नासिका छिद्र से होती है, छिद्र से होती है। नासिका छिद्र क्या होता है उसको लिखिए। तो नासिका छिद्र को लिख सकते हैं कि मनुष्य में ऊपरी होठ के ठीक ऊपर उपस्थित दो छोटे छोटे छिद्रों को नासिका छिद्र कहा जाता है, नासिका छिद्र कहा जाता है, नासिका छिद्र कहा जाता है। नासिका छिद्र जो है वो पीछे कहाँ खुल रहा है? नासिका वेश्म में खुल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं नासिका छिद्र पीछे की ओर नासिका वेश्म में खुलते हैं, नासिका वेश्म में खुलते हैं। और नासिका वेश्म में क्या होता है? इसमें लिख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे बाल एवं म्यूकस मौजूद होता है जो श्वास वायु को शुद्ध करता है, फिल्टर करता है, साफ करता है। ये कहाँ वायु को शुद्ध करने का काम कहाँ पर हो रहा है? नासिका वेश्म में हो रहा है। नासिका वेश्म को देखें तो नासिका वेश्म पुनः कहाँ पर खुलता है? ग्रसनी। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं नासिका वेश्म से वायु कहाँ पर पहुंचता है? ग्रसनी से। ग्रसनी में नासिका वेश्म पीछे की ओर और ग्रसनी में खुलती, पीछे की ओर कहाँ खुलती है? ग्रसनी में खुलती है। तो पहले आप इस पूरे को नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ग्रसनी हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुके हैं कि भोजन एवं हवा के लिए सामान्य जो पथ होता है उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी जो है वो नीचे की ओर किसमें खुलता है? श्वास नली और ग्रास नली में खुलता है। श्वास नली में किसके द्वारा खुलता है? वो ग्लोटिस के द्वारा खुलता है। और वो जो ग्रास नली उसमें गलेट के द्वारा खुलता था। तो अब यहाँ पर ग्रसनी हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में एपिग्लोटिस के बारे में भी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखते हैं लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स जो होता है इसको हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं, स्वर यंत्र। और ये कहाँ में होता है? श्वास नली में। लिख सकते हैं श्वास लैरिंग्स, श्वास नली में उपस्थित लैरिंग्स, श्वास नली में उपस्थित उपास्थि की बनी बक्से नुमा रचना है जहां से क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। हम लोगों के शरीर में जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, ये ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है? इस लैरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होता है। और इसीलिए लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर यंत्र कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग श्वास नली के बारे में। श्वास नली ये क्या होता है?
ग्रसनी नीचे की ओर एक पतली नलिका में खुलती है जिसे श्वास नली कहते हैं। जिसे श्वास में ग्रसनी नीचे की ओर, इसमें और एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ग्लोटिस के द्वारा एक पतली नलिका में खुलती है जिसे श्वास नली कहते हैं। इसी में लिख सकते हैं, श्वास नली में अनेक उपास्थि के बने अपूर्ण वलय मौजूद होते हैं जो श्वसन के दौरान श्वास नली को सिकुड़ने से बचाते हैं। तो ये जो ग्रसनी है, ये ग्लोटिस के द्वारा क्या होता है, श्वास नली में खुलता है। और श्वास नली भी आपको रेड कलर से दिखाया गया है। ये अपूर्ण वलय होते हैं, उपास्थि के बने हुए, और इनका काम क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस दौरान उस श्वास नली को सिकुड़ने से बचाने का जो काम है वो ये अपूर्ण उपास्थि वलय का है। तो यही काम है। इसके बाद देखिए, श्वसन नली जो है वो नीचे की ओर आकर के कितने भागों में विभाजित हो रहा है, 2 भागों में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं श्वसनी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, श्वास नली वक्ष गुहा के मध्य में जाकर दाएं एवं बाएं श्वसनी में विभाजित होता है। दाएं एवं बाएं श्वसनी में विभाजित होता है। इसके बाद श्वसनी अपने ओर के फेफड़ा में प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि श्वास नली जो है वो वक्ष गुहा के मध्य में आकर के दाएं और बाएं किसमें विभाजित होता है, श्वसनी में विभाजित होता है। और उसके बाद दोनों जो श्वसनी है वो अपने अपने ओर के फेफड़ा में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो श्वसनी है ये पुनः कहाँ पर, फेफड़ा में जाने के बाद पुनः कई भागों में विभाजित होते हैं, और पुनः कई भागों में विभाजित होकर के श्वसनिका एवं अत्यंत पतले श्वसनिकाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, श्वसनी फेफड़ा में पहुंचने के बाद पुनः कई भागों में विभाजित होकर श्वसनिका एवं अत्यंत पतले श्वसनिकाओं में विभाजित होता है। श्वसनिकाओं में विभाजित। अब ये अत्यंत पतले श्वसनिकाओं में विभाजित हो गया। उसके बाद ये श्वसनिकाओं के ऊपर छोटे छोटे ये जो थैलीनुमा रचना आपको दिखाई दे रहा है, इस थैलीनुमा रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु कुपिका कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आएगा वो आएगा वायु कुपिका।
वायु कूपिका, और वायु कूपिका को अंग्रेजी में एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई। ये क्या होता है? श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर उपस्थित छोटे छोटे थैलीनुमा रचनाओं को क्या कर सकते हैं? वायु कूपिका कहते हैं, वायु कूपिका कहते हैं। और यहाँ पर इसका काम इम्पोर्टेंट है, यह गैसों के विनिमय का बोले तो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में सहायता करता है। कहने का मतलब जब सांस हम लोग लेते हैं तो सांस इधर से वायु जो है वो अंदर प्रवेश करता है और वो कहाँ पर जाता है? वायु कूपिकाओं में जाता है। जब ये वायु कूपिकाओं में पहुंचेगा तो वायु कूपिकाएं जो होते हैं वो चारों से ब्लड वेसल्स द्वारा, सिरा और धमनी द्वारा क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं। और वहां से वो जो ऑक्सीजन है वो पहले ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड से वो शरीर के अलग अलग भाग से जाएगा और वहां पर जाने के बाद क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड के द्वारा पुनः यहाँ पर वायु कूपिका में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड से कहाँ पर जाएगा? वायु कूपिका में, और वायु कूपिका से वो श्वसन पथ से होते हुए शरीर से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो वायु कूपिका है, यहाँ पर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु कूपिका को क्या कर रहा है? दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, गैसों का विनिमय हो रहा है। तो कह सकते हैं कि गैसों का जो विनिमय होता है वो वास्तव में कहाँ पर होता है? वायु कूपिका में होता है। अब आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन या एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि गैसों के विनिमय के लिए वायु कूपिका जो होता है वो किस प्रकार से अभिकल्पित होता है, उसका बनावट किस प्रकार से होता है। पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, गैसों के विनिमय के लिए वायु कूपिका किस प्रकार से अभिकल्पित है। तो इसमें लिख सकते हैं, पहला तो वायु कूपिका जो होता है इसका जो भित्ति होता है वो पतला होता है और जब भित्ति पतला रहेगा तो आसानी से जो गैस हैं वो वायु कूपिका से ब्लड में और ब्लड से वायु कूपिका में क्या हो सकते हैं? इंटर कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं इसका पहला आंसर कि वायु कूपिका का भित्ति पतला होता है, पतली होती है। लिख सकते हैं वायु कूपिका की भित्ति पतली होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? वायु कूपिका जो होता है इसका सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया अधिक होता है ताकि अधिक से अधिक गैस जो है वो उसमें क्या कर सके? इंटर कर सके। सतह क्षेत्र अगर बोले तो वायु दोनों फेफड़ा से अगर वायु कूपिका को बाहर निकाल करके उनको फैला दिया जाए तो एक लॉन टेनिस खेलने वाला जो ग्राउंड होता है उतना ग्राउंड भर का एरिया क्या होता है? ये कवर कर लेते हैं। तो ये वायु कूपिका का एरिया क्षेत्रफल जो है वो काफी अधिक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि वायु कूपिका का सतह क्षेत्र अधिक होता है। वायु कूपिका का सतह क्षेत्र अधिक होता है और यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी, अगर गैसों का विनिमय हो रहा है तो गैसों को जल्दी से शरीर के अलग अलग भागों में पहुँचाने के लिए ब्लड सप्लाई आवश्यक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, वायु कूपिका चारों ओर से रक्त वाहिनियों
के घने जाल द्वारा घिरा होता है। रक्तवाहिनी जो होते हैं वो वायु कुटिका को चारों ओर से घेरते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, इसको अच्छे से लिखना है कि श्वसन के लिए या गैसों के विनिमय के वायु कुपिका जो है वो निम्न प्रकार से क्या होती है, अभिकल्पित होती है। वायु कुपिका को गैसों के विनिमय के लिए इनका सतह क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है वायु, ताकि जो गैस है वो अधिक से अधिक गैस इनके अंदर क्या कर सके, प्रवेश कर सके। इनका भित्ति जो पतला होता है ताकि अधिक से जो गैसों का विनिमय हो आसानी से हो सके। और इनमें क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है, रक्तवाहिनियों का मात्रा अधिक होता है ताकि गैसों का परिवहन जो है वो तीव्र गति से हो सके। तो ये जो है वो वायु कुपिका के विशेष गुण हैं। कभी कभी वायु कुपिका न दे करके कहता है कि श्वसन अंग का विशेष गुण बताइए, तो यहाँ जहाँ जहाँ वायु कुपिका लिखे हैं वहाँ पर श्वसन अंग कर देंगे और वो भी किसका आंसर हो जाएगा, श्वसन अंग का हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फेफड़ा क्या होता है। अब देखिए फेफड़ा, तो ये जो चपटे ये जो चपटा रचना आपको दिखाई दे रहा है, इस चपटे रचना को हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि वक्ष गुहा में उपस्थित यह एक पेशीय चपटे संरचना होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। वक्ष गुहा के मध्य में उपस्थित एक जोड़ी पेशीय चपटे संरचना को फेफड़ा कहते हैं। और फेफड़ा जो होता है वो हम लोगों का प्रमुख क्या होता है, श्वसन अंग होता है। अब देखिए बताएं, फेफड़ा जो होता है वो चारों ओर से एक दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है और उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल झिल्ली। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फेफड़ा चारों ओर से एक दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे प्लूरल झिल्ली कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि फेफड़ा चारों ओर से किस झिल्ली द्वारा घिरा होता है, तो प्लूरल झिल्ली। अब देखिए प्लूरल झिल्ली ये है रेड वाला, और ये ब्लैक वाला जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं फेफड़ा। तो प्लूरल झिल्ली और फेफड़ा के बीच में क्या होता है, यहाँ पर ये द्रव भरा हुआ होता है और इस द्रव का काम बताए, ये श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाले घर्षण को कम करता है और आपके फेफड़ा को बाहरी आघात से, बाहरी चोट से क्या करता है, बचाता है। तो लिख सकते हैं प्लूरल झिल्ली एवं फेफड़ा के मध्य प्लूरल द्रव मौजूद होता है जो श्वसन के दौरान उत्पन्न घर्षण को कम करता है तथा फेफड़ा को बाहरी आघातों से बचाता है। घर्षण को कम कर रहा है और साथ ही साथ हमारा जो फेफड़ा है उसको बाहरी आघात से, बाहरी चोट से क्या करता है, बचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, प्लूरल द्रव, जो फेफड़ा एवं प्लूरल झिल्ली के मध्य में क्या वहां पर मौजूद होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है श्वसन की क्रियाविधि, कि हम लोग जो सांस कार्बन ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो कैसे होता है। आपको लगता होगा कि ये जो हम लोग सांस लेते हैं तो वायु अंदर प्रवेश करता है और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त होता है, लेकिन ये लगता है, ये ऐसा होता है, वास्तव में नहीं है। तो इसी के बारे में हम लोग को समझना है कि इसकी क्रियाविधि कैसे है, श्वसन क्रिया होता कैसे है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारे वक्ष गुहा में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वक्ष गुहा बोले तो ये डायफ्राम जो होता है यहाँ पर होता है, डायफ्राम से ऊपर जो पसलियों से घिरा हुआ भाग होता है उसको वक्ष गुहा बोलते हैं। और जब हम लोग सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उसमें कई प्रकार के परिवर्तन, सीधा से जैसे सांस ले रहे हैं तो ये सब जो होता है वो बाहर की ओर फैलता है, ठीक है, और सांस छोड़ते तो ये अंदर की ओर क्या होता है, सिकुड़ता है। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।